हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम असेसमेंट प्रोसीजर रीड कर रहे थे। अगेन आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस रीड करने वाले हैं, जो कि है बी लेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न एंड डिफेक्टिव रिटर्न, एंड बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो फ्रेंड्स, जो मेरे नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर ईजिली डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के मेरे साथ में रीड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इसका बेनिफिट ले सके। फ्रेंड्स, मैं दिल से चाहूंगी कि आप सबके साथ में शेयर करो, ताकि बहुत से लोगों की इससे हेल्प हो सके। इसके अलावा मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, इतने लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और समझ में आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपको कैसा लगा। अब हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन हम रीड करने वाले हैं वो है बी लेटेड रिटर्न। तो फ्रेंड्स, जो हमने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग देखी थी, तो क्या हम उसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम उसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बी लेटेड रिटर्न। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद में। लेकिन क्या हम इसको लाइफ में कभी भी फाइल कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। तो टाइम लिमिट क्या बोलती है? अप टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर के लिए हम यहाँ पे इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं और असेसमेंट ईयर के अंदर हम जो है कंप्यूटेशन करते हैं। सॉरी, प्रीवियस ईयर में जो इनकम हम अर्न करते हैं उसकी कंप्यूटेशन किस में होती है? असेसमेंट ईयर में। ठीक है, तो जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है तो उसकी एंडिंग से पहले या फिर जो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है, असेसमेंट कंप्लीशन बहुत से सेक्शंस में होता है जो आगे हम रीड करेंगे। दोनों में से जो भी अर्लियर इवेंट होगा तब तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बी लेटेड रिटर्न के अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है। अगर हम बी लेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ बहुत से सेक्शन अट्रैक्ट हो सकती है। सबसे पहले तो सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लग सकता है। फिर हमने सेक्शन 80 जैसे कि डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो लॉसेज कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब डिटेल नहीं बताऊंगी मैं उसको, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं लॉसेज कौन कौन से कैरी फॉरवर्ड होंगे, कौन से नहीं होंगे और क्या प्रोविजंस है। ठीक है, नेक्स्ट 234F की यहाँ पर फीस लग सकती है। फीस कितनी लगेगी? तो अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दिया है तो 5000, उसके बाद किया तो 10,000, और अगर नेट टैक्सेबल इनकम है, एनटीआई है, वो अगर 5 लाख तक है, नॉट मोर देन 5 लाख है, तो उस केस के अंदर हाईएस्ट यहाँ पे 1000 की फीस है वो लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? 144 का असेसमेंट यहाँ पर हो सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो आगे हम रीड करेंगे तो 144 भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है। इसके अलावा 80AC है, उसके अंदर 80AC सेक्शन क्या बोलती है? इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है। जो भी इनकम बेस्ड डिडक्शन है, जो 80IA, IB, IC वगैरह वगैरह होती है, तो वो सब यहाँ पर नहीं मिलेगी अगर लेट फाइल किया रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है जो अगर रिफंड मिलता है इंटरेस्ट का, रिफंड पे अगर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर हमने बी लेटेड रिटर्न फाइल किया है, तो जब हमने रिटर्न फाइल किया है और इनकम टैक्स पेड विच एवर इज लेटर जो डेट होगी वहां से पीरियड काउंट होगा इंटरेस्ट का। लेकिन अगर हमने टाइमली रिटर्न फाइल कर दिया तो 1 अप्रैल से हमें वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है रिवाइज रिटर्न। तो रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है? हमने जो पहले रिटर्न फाइल किया है उसमें हमें लगता है हमने कुछ गलती कर दिया है, तो उस केस में हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिवाइज करने की टाइम लिमिट क्या होती है? तो वो सेम वही टाइम लिमिट है जो बी लेटेड रिटर्न की थी, मतलब कि एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर तक हम यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्या हम बी लेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, कोई भी रिटर्न हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो लॉस रिटर्न है, चाहे वो नॉर्मल रिटर्न है, चाहे वो बी लेटेड रिटर्न है। ठीक है, अब रिवाइज कितनी बार कर सकते हैं? तो आंसर है कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम लिमिट के अंदर, जो भी प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है, मतलब कि एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर तक हम कितनी बार भी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अब अगर हम रिवाइज करेंगे रिटर्न को तो वो रिवाइज कंप्लीटली माना जाएगा, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अंदर ही हमें उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने प्लेन पेपर पे लिख के कुछ दे दिया और उसको बोला रिवाइज रिटर्न है, तो ऐसा नहीं होगा। एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए और ये पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट करेगा ओरिजिनल रिटर्न को, लेकिन जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो ओरिजिनल वाली ही रहेगी, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी रिवाइज रिटर्न से। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है अ रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड इवन आफ्टर द रिसीविंग इंटीमेशन और रिफंड्स अंडर सेक्शन 143(1).
तो 143(1) के अंदर जो इंटीमेशन मिलता है या फिर रिफंड मिल गया हमें, तो उसके बाद भी हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि 143(1) है वो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट नहीं माना जाता है। ये आगे हम रीड करेंगे। यहाँ पर बेसिक आइडिया आपको दे दिया है मैंने कि 143(1) है वो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट नहीं माना जाता है, इसलिए उसके बाद भी हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव रिटर्न। तो नाम से जैसे कि पता लग रहा है डिफेक्टिव रिटर्न मतलब रिटर्न में कुछ डिफेक्ट है, मतलब या तो कुछ प्रूफ देने थे वो, या फिर एनेक्सर लगाने थे उसके साथ में नहीं लगाया, चालान नहीं लगाया है, या फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो यहाँ पर नहीं लगाई है, तो वो यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है नॉट फाइल्ड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, या फिर प्रूफ है वो इनकम टैक्स का अटैच नहीं किए हैं, या फिर 44AB की रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव रिटर्न के केस में क्या होगा, जो एओ है असेसिंग ऑफिसर, वो असेसी को यहाँ पे इंटीमेट करेगा और उसको बोलेगा कि आप इसको करेक्ट करो। तो असेसी के पास में जब इंटीमेशन मिला वहां से 15 डेज का टाइम होगा, या तो वो करेक्ट कर लेगा या तो करेक्ट नहीं करेगा। अगर वो करेक्ट कर लेता है तो ओके, अगर करेक्ट नहीं करता है तो वो इनवैलिड रिटर्न हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न है उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा आफ्टर 15 डेज। अगर वो करेक्ट नहीं करता है तो इनवैलिड का मतलब क्या है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही उसको वॉइड मान लिया जाएगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि कोई रिटर्न असेसी ने फाइल नहीं किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में। थैंक यू।